आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका लेक्चर नंबर 2 वाले सेमेस्टर 2 का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है, उनकी डेफिनेशन समझी थी। ठीक है, अब आज ये समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स के। ठीक है, कि मतलब ह्यूमन राइट्स में ऐसा क्या क्या मतलब उसकी खूबियाँ होती है, बेसिकली वो इसी के बारे में। ठीक है, तो टोटल 8 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन राइट्स का वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजियस, कास्ट और सेक्स हैव एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स। अ राइट इज एसेंशियली कंसीडर अ ह्यूमन राइट्स इफ इट इज जनरल और यूनिवर्सल इन कैरेक्टर एंड इज इक्वली पोसेस्ड बाय ऑल ह्यूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या कि देखो पहली बात तो ये समझो, देखो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। देखो ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो हक जो इंसानों को मिलते हैं। ठीक है, जो ह्यूमंस के लिए होते हैं, इंसानों के लिए होते हैं। ठीक है, अब इंसान में कौन कौन आता है, तो इंसान में जितने भी इंसान हो गए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, काले हो, गोरे हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक इंसान है, इंसान पैदा हुए हैं, तो उनको ये राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडिया में पैदा हुए हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुए हो, चाहे वो पाकिस्तान में। ठीक है, अगर मान लो अमेरिका में कोई इंसान है तो उसके पास भी घूमने फिरने की आज़ादी है, उसके पास भी बोलने की आज़ादी है। चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसको भी घूमने फिरने की आज़ादी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स, ये वो राइट्स होते हैं जो कि मतलब देखोगे पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो इसलिए पहला इसका यही कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, कि पूरी दुनिया भर में आप कहीं पे भी इन राइट्स को, इन हकों को इस्तेमाल कर सकते हो इंसानों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है पर्पस। मतलब क्या कि देखो अब ह्यूमन राइट जो होता है उसको बनाने का पर्पस क्या था। ठीक है, क्यों बनाया गया था ह्यूमन राइट्स को, इंसानों का जो हक है वो क्यों बनाया गया था। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि द बेसिक ह्यूमन राइट्स हेल्प नॉट ओनली इन प्रोटेक्शन बट ऑल्सो द प्रिवेंशन ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। मतलब क्या कि देखो इंसान की जो डिग्निटी होती है, डिग्निटी का मतलब होता है एक टाइप का वर्थीनेस। ठीक है, जैसे मान लो कि घर पे 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा है मान लो जो गोरा है और एक बच्चा जो है वो मान लो काला है। ठीक है, अब चाचा है, चाची है या फिर दादा दादी है, अब मान लो उन लोग थोड़ा बहुत भेदभाव करते हैं। ठीक है, कि गोरा लड़का जो है उसको अच्छे से मतलब प्यार दुलार देते हैं और जो काला लड़का है उसको मतलब थोड़ा बेइज्जत करते रहते हैं। ठीक है, तू किसी काम का नहीं है, निकल इधर से, तेरे को कौन बुलाया इधर। ठीक है, मैं तो इसको बुलाया था, ये अपने ये राजा बेटा को बुलाया था, तेरे को कौन बुलाया, भाग इधर से। तो ऐसे टाइम पर देखो तो वो बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उस बच्चे की जो मतलब एक वर्दीनेस होती है, भैया मेरी भी कोई इज्जत है मेरे घर के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। जिसकी वजह से हो सकता है वो बच्चा कल को मतलब एक टाइप से रहता है ना कि हाँ भाई उसकी कोई कीमत ही नहीं है उस घर के अंदर। तो ये ह्यूमन डिग्निटी, इसी को हम डिग्निटी बोलते हैं। डिग्निटी का मतलब होता है वर्दीनेस। ठीक है, कि आपकी कितनी कीमत है समाज के अंदर। ओके, तो ये जो ह्यूमन डिग्निटी है, ये अगर मान लो सामने वाला आपका ये जो राइट है, इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी भी एक तरह का राइट ही होता है कि आपके पास ये हक है कि लोग आपके साथ इक्वली पेश आए जैसे बाकी लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। ठीक है, तो देखोगे तो एक टाइप का घर वाले जो है, फैमिली मेम्बर्स जो है, ये आपसे ये हक छीन रहे इक्वालिटी का, जिसकी वजह से आपकी जो डिग्निटी है, जो वर्दीनेस है कि भैया मेरी भी कोई इज्जत है, ये मतलब घर में कम हो गई है। ठीक है, कि भैया कोई घर में इज्जत ही नहीं दे रहा है हमको। ठीक है, तो इसको या फिर आपके साथ जो भी वायलेंस हो रहा है, आपको मान लो कोई मार रहा है, पीट रहा है, आपको मान लो जबरदस्ती जेल में डाल दिया जा रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी पुलिस वाला आपको जेल में डाल दे रहा है, उसके पास पावर है इसलिए डाल दे रहा है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे ये आपके राइट्स छीनने की वजह से, मतलब एक तरह से देखो आपके पास राइट ना होने की वजह से आपके साथ वायलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी वायलेंस को बचाने के लिए, मतलब आपके साथ वायलेंस ना हो और आपकी जो डिग्निटी है, वर्दीनेस है, समाज के अंदर जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए ये ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो आपको उन चीज़ों से बचाते हैं। कि अगर आपके पास ये हक है कि भैया मेरे साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर आपके घर में अगर इक्वालिटी फिर होने लग जाएगी तो बताओ आपके घर में फिर वापस आपकी इज्जत बन जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास हक है कि मेरे पास बोलने का हक है, ठीक है, मेरे पास घूमने फिरने का हक है, तो ऐसे टाइम पर पुलिस आपको पकड़ के जबरदस्ती नहीं लेके जाएगा जब तक आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो ये राइट्स आपको बचाते हैं वही वायलेंसेस के साथ में, और जो ह्यूमन डिग्निटी आपके उन चीज़ों से आपको बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है कि ह्यूमन राइट्स अलो पीपल टू डेवलप एंड यूज देयर इंट्रिंसिक और इनबोर्न क्वालिटीज एंड टेकन एंड टैलेंट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नीड्स। मतलब क्या कि देखो बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो होते हैं इनकी मदद से आप जो भी आपके बेसिकली अगर मान लो आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई भी स्किल है आपके पास, मान लो आप अच्छे से डांस करते हो, बहुत अच्छा डांसर हो, या फिर और कोई भी स्किल है, मान लो गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आपके पास ये स्किल है और आप चाहते हो भैया ये स्किल की मदद से मैं बहुत बड़ा मतलब ये डांसर बनना चाहता हूँ। ठीक है, और आपके घर वाले आपको नहीं बनने दे रहे। ठीक है, आपके घर वाले बोलते हैं नहीं हम तेरे को बनने नहीं देंगे, तेरे को तो इंजीनियर बनना है।
और ज़बरदस्ती आपको उसी में डाल दे रहे हैं। आप जब जाते हो तो आपके घर वाले आपको पीट के बोलते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे ज़्यादा नाचेगा तो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपका ये हक छीना जा रहा है। लेकिन अगर आपका ये जो राइट ऑफ लाइफ है कि आपको अपनी ज़िंदगी को जीने का हक है अपने हिसाब से, ठीक है, तो अगर आपको ये राइट मिल जाता है तो ऐसे टाइम पर देखो आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप कर सकते हो। जो भी आपके स्किल्स है उसकी मदद से आप जो भी पाना चाहते हो, आपके जो भी सपने हैं उसको पूरे करते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये भी सेकंड पर्पस है ह्यूमन राइट्स का कि जो भी लोग इंसानों के जितने भी मतलब उनके सपने होते हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें होती है वो पूरे कर सकते हैं अपने टैलेंट, जो भी उनके पास स्किल्स है उनकी मदद से, ठीक है। तो वो टैलेंट्स कब इस्तेमाल कर पाएंगे? जब उन्हें वो राइट मिल पाएगा, लोग उन्हें हक देंगे उस टैलेंट का इस्तेमाल करने का, तब, ठीक है। तो बेसिकली यही दूसरा इसका पर्पस यही था। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि बट टुडे देयर आर शॉकिंग एक्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, जेंडर बायस एंड सच अदर वायलेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स मेनली ड्यू टू पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, चीप पॉलिटिक्स एंड पुअर गवर्नेंस। मतलब क्या कि देखो के टाइम पर अगर आप देखते हो तो देखो ये जो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स है, जो इंसानों का जो अधिकार है, देखो घर के अंदर ही देख लो कि घर में भी कई बार होता है कि थोड़ा बहुत भेदभाव हो जाता है कि घर में कोई मान लो कि जैसे मान लो कि घर में एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, तो लड़का लड़की में थोड़ा बहुत भेदभाव हो जाता है। लड़के को भेज देते हैं भैया हॉस्टल में पढ़ने के लिए, अच्छे से मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ेगा, और लड़की घर पे बर्तन मांज रही रहती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जेंडर बायस रहता है, कोई मतलब बच्चे लोगों को कई बार होता है कि बच्चे लोगों को लोग मारते पीटते, तेरे को नाचने का ज़्यादा शौक चढ़ा है कि तेरे टांगे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब कई बार ये होता है। तो देखोगे आज के टाइम पर तो ये जो ह्यूमन का जो मतलब राइट्स है ये उतना ज़्यादा देखोगे लोग जो रहते हैं वो कई बार मतलब ये एक तरह से देखो लोग दूसरे का जो राइट्स है वो छीन लेते हैं, ठीक है। अब वो अनजाने में भी हो सकता है, जानने भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? तो हो सकता है देखो पहली बात तो ये कारण है पुअर एनफोर्समेंट। मतलब क्या, अगर मान लो घर पे है लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, ठीक है, कि घर वाले मतलब मान लो मम्मी पापा ही है और लड़का लड़की में थोड़ा बहुत भेदभाव करे, ऐसे टाइम पर लड़की जो रहती है वो अपने घर वालों के ऊपर केस तो पहली बात करती नहीं कि भैया मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर मतलब भेदभाव करे मेरे साथ में, ठीक है, वो केस करेगी ही नहीं, ठीक है। और अगर केस करेगी नहीं, पहली बात तो ये हो जाती है जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट हो नहीं पा रहा है, कोर्ट में जाकर वो केस लड़ नहीं रही है कि भैया मेरे घर वाले देखो मेरे साथ भेदभाव करें, जिसकी वजह से घर वाले भी मतलब टेंशन नहीं है भैया और भेदभाव करो, ठीक है, बाजू वाला भी वही देख कर भेदभाव करता रहता है। तो ऐसे टाइम पर वही मान लो अगर केस कर देती तो जिंदगी में बाजू वाला भी कभी नहीं करेगा। मालूम पड़ा मेरी बेटी भी केस करती है उसको देख कर, ठीक है, उसी के साथ घूमती रहती है, मालूम पड़ा मेरे ऊपर भी केस कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली यही मतलब रीज़न है कि लोग जो रहते हैं उतना सारा उनके ऊपर कोई भी मतलब कोर्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जो भी ऐसा दूसरे के जो हक है वो छीनते हैं तो मतलब उनके साथ कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जाती है। लॉ उतना ज़्यादा नियम कानून नहीं माने जाते हैं। पॉलिटिशियंस भी रहते हैं वो भी कई बार ऐसे करते हैं कि मतलब धर्म के ऊपर रहता है ना, दूसरे का धर्म मतलब मान लो कोई त्यौहार है तो उस त्यौहार को मनाने नहीं दिया जाता है, ठीक है, कि भैया जो हमारा धार्मिक जो राइट है हमारे पास कि हम अपने जो भी धार्मिक चीज़ें उससे कर सकते हैं। तो कई बार होता है कुछ नेता रहते हैं, जैसे मान लो कोई हिंदू नेता है तो होता है कि जो मुस्लिम लोग का कुछ रहता है त्यौहार व्योहार तो उसको मनाने की परमिशन नहीं देता, नहीं आप लोग नहीं मना सकते, और जो मनाते हुए दिख गया तो उसको हम जेल में डाल देंगे, ठीक है। कई बार होता है, मतलब पहले होता था अब उतना नहीं होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें रहती है। तो बेसिकली देखोगे तो ह्यूमन राइट्स का पर्पस क्या है, ताकि हम लोगों को हक दिला सके और लोगों जो भी सपने हैं वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उसे पूरा कर सके, ठीक है। तो बेसिकली मेन पर्पस तो यही है कि जो भी वायलेंसेस होते हैं और जो ह्यूमन डिग्निटी है उसे बचाने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है, ये पर्पस होता है। उसके बाद देखो अब जो तीसरा जो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ। मतलब क्या कि ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरी सोशल लाइफ इन अ सोसाइटी, विदाउट ह्यूमन राइट इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव reasonable good life in the society. In the absence of socially accepted human rights, unethical members of the society would have openly exploited innocent people and deprived them from their dignified living. मतलब क्या कि देखो अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी की जो कंडीशन है वो अच्छी रहे, ठीक है, तो उसके लिए भी ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मान लो आपके पास हक नहीं बोलने का, ठीक है, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, तो ऐसे टाइम पर मान लो कोई गुंडा है या फिर मान लो आपके आसपास का कोई भी नगर सेवक हो गया और मान लो हर बार आता है आपका मतलब आपसे वोट लेके जाता है, ठीक है, वो कुछ भी मतलब मान लो घूस वूस बहुत ज़्यादा लेता है, गलत काम बहुत ज़्यादा करता है, इलीगल काम करता रहता है, या फिर कोई मान लो आपके आसपास में कोई गुंडा है बहुत ज़्यादा इलीगल काम करता रहता है, मारता रहता है किसी को भी, ठीक है। एक बार हुआ था आपके घर पे मान लो किसी को मारा है पीटा है, तो ऐसे टाइम पर आपके पास ये बोलने का हक नहीं है। मान लो उसका जो भाई है मान लो वही उधर का नगर सेवक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो आपका जो हक है बोलने का कि मैं जाऊँगा इसके ऊपर केस करूँगा, ये एक तरह से देखो छीना जा रहा है, ठीक है।
आपके पास मान लो वहाँ पर कोई भी कोर्ट नहीं होगा तो आपके पास ये बोलने का हक नहीं रहेगा किसी के पास भी कि मैं किसको जाकर बोलूँ इसके मतलब इसके खिलाफ, मतलब कि भैया देखो ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर देखो अगर मान लो वहाँ पर आपको राइट्स नहीं मिलते, यानी आपके पास बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, मतलब राइट्स नहीं रहते कि आप बोल नहीं सकते कुछ भी, आपके साथ जो हो रहा है आपको चुपचाप से सहना होगा। तो ऐसे टाइम पर जो भी इलीगल लोग होंगे वो और ज़्यादा आपको परेशान करते रहेंगे हमेशा। वहीं पे अगर मान लो बाजू में एक कोर्ट रहेगा, ठीक है, और आपको बोलने के मतलब है राइट्स कि आप जाकर बोल सकते हो, वहाँ पर केस कर सकते हो, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर जाओगे, केस करोगे और पुलिस लाएगी, उसको पकड़ के लेके चली जाएगी। तो बेसिकली यही मतलब सोशल कंडीशन जो होती है सोसाइटी की वो भी अच्छी रह पाएगी अगर समाज के अंदर ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स रहते हैं। तब अगर नहीं रहते तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक अच्छा ज़िंदगी जीना, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। तो ये मतलब बेसिकली इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है मिनिमल राइट्स। मतलब क्या, देखो कि जो हमारे जस्टिस दुर्गा दास बासु जो थे पॉइंटेड आउट दैट ह्यूमन राइट्स आर द मिनिमल राइट विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट और अदर पब्लिक ऑथोरिटी। The minimal rights are advocate to give individual a sense of worth and value। कि मतलब क्या, देखो कि मिनिमल राइट्स मतलब क्या, देखो जो जस्टिस दुर्गा बासु थे, मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर इनकी डेफिनेशन बताई थी। तो ये जो थे ये इंडिया के मतलब कह सकते हैं लॉयर थे, और जो ने कोर्ट के अंदर जो जज रहते तो वो उनकी पोस्ट पे थे, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, मतलब क्या कि देखो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये वो हक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ये वो वाले हक होते हैं ना जो कम से कम हर एक इंसान को मिलने ही चाहिए, ठीक है। ये राइट्स तो होने ही चाहिए, वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स ऐसे हक होते हैं, ठीक है। और अगर किसी को नहीं मिलते तो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो सकती है समाज के अंदर। और अगर वो चाहता है समाज के अंदर रहना, अच्छी तरीके से एक अच्छी लाइफ जीना और एक वर्दी रहता है ना ह्यूमन डिग्निटी, अगर वो पाना चाहता है समाज के अंदर तो उसके पास ये हक होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। वरना उसे कोई ना कोई आकर उसे परेशान करते रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है तो कोई नेता रहेगा आपको लूटता रहेगा और आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आपके पास बोलने का अधिकार ही नहीं है। जैसे पहले के टाइम होता था, राजा महाराजा रहते थे तो उस टाइम पर रहता था जो जनता लोग रहती थी उनके पास बोलने का अधिकार नहीं रहता था राजा के खिलाफ में, ठीक है। कोई कोई राजा रहते थे तो ऐसे टाइम पर राजा जो रहता था अपनी प्रजा को मारता रहता था, पीटता रहता था और प्रजा कुछ भी नहीं बोलती थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है। कोई बोलेगा तो उसको मार देंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो वो जो राजा रहते थे और ज़्यादा अपनी प्रजा को परेशान कर देते। तो वही बेसिकली इन्होंने कहा है दुर्गा दास बासु ने कि ये वो राइट्स है जो हर एक इंसान को मिलने चाहिए और अगर नहीं मिलते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यही मिनिमल राइट्स है, कम से कम ये राइट्स तो मिलने ही चाहिए हर एक इंसान को। उसके बाद देखो फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सपोर्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब क्या कि विद द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अ पर्सन कैन फुल्ली डेवलप एंड यूज हिज क्वालिटीज एंड स्किल्स। दिस इन टर्न एनेबल अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो हेल्प अदर टू सेटिस्फाई देयर। मतलब क्या कि देखो अगर आपके पास ह्यूमन राइट्स होते, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास ह्यूमन राइट्स होते तो आपके जो भी सपने होंगे, मान लो आपके अंदर कोई टैलेंट है कोई भी स्किल है तो उनकी मदद से आप अपने जो भी सपने रहेंगे जो भी आप पाना चाहते हो वो पा सकते हो, ठीक है। आप चाहे कुछ भी हो, सामाजिक आपको मान लो समाज के अंदर इज्जत पानी भी आप पा सकते हो, कोई गाड़ी बंगला जो भी आप पाना चाहते हो पा सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है और उसका इस्तेमाल कर पाते हो तो। मतलब क्या, आप मान लो आप डांसर अच्छे तरीके से डांस करते हो और घर वाले अगर आपको परमिशन देते हैं, आपको राइट है कि भैया मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकता हूँ और आप अपना करियर चूज़ करके अपना डांसिंग में चले जाते हो और वहाँ पर मान लो बहुत अच्छे डांसर बन जाते हो, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आप अपना अच्छे तरह से डेवलपमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये जो हक आपको मिलते हैं ह्यूमन को, तो बेसिकली ये आपको डेवलपमेंट करने, अपने आप को डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं कि आपके अंदर कोई स्किल्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है, अगर आपके पास ये राइट्स है। और ये जो राइट्स होते हैं अगर मान लो जैसे आप घर वाले होते हैं, अगर आपको ये हक दे देते हैं, ठीक है बाबू जाओ तुमको जो करना है वो करो, तो ऐसे टाइम पर आप आराम से अपने जो भी स्किल्स है उसका इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिराइवेड फ्रॉम नेचुरल लॉ, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका कि मतलब क्या है, देखो कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स है वो बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट्स इसके अंदर जितने भी चीज़ें बताई गई, जितने भी प्रिंसिपल्स है इसके अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर जितने भी आर्टिकल्स है, तो वो जो है बेसिकली एक तरह से देखोगे तो हमारा जो नेचुरल लॉ जो है उसके जो प्रिंसिपल्स है बाहर से लेकर उससे एक तरह से इंस्पिरेशन लेकर बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स आर डिराइवेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ। जो हमारा नेचुरल लॉ के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वहाँ से ह्यूमन राइट्स को लिए गए हैं, ठीक है। अब नेचुरल लॉ क्या होता है तो आपको आगे बताता हूँ। देखो कि नेचुरल लॉ कैन बी ट्रेसेड टू द थॉट ऑफ स्पोसिकल्स एंड एरिस्टोटल। इट वॉज लेटर एलोबरेटेड बाय द स्टोटिक्स ऑफ ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड एंड बाय ए फिलोसोफर ऑफ रोमन पीरियड। नेचुरल लॉ embodied all those elementary principles of justice which were right rationally, that is in accordance with nature, unnatural and eternal। मतलब क्या, देखो ये देखो नेचुरल लॉ पहले होता है क्या है, तो देखो नेचुरल
नेचुरल लॉ का मतलब होता है, एक नहीं रहता अंदर से फीलिंग आती है भैया कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। जैसे रहता है ना, अगर मान लो एक कोई केस चल रहा है, ठीक है, मतलब कोई कोर्ट है और वहाँ पर केस चल रहा है, ठीक है। मान लो ये दो कोई केस है ज़मीन के ऊपर, कैसे कि भैया इसने मेरी ज़मीन छीनी है, इसने मेरी ज़मीन छीनी है, ठीक है। दो लोग हैं। अब एक आदमी जो है मान लो वो आपका दुश्मन है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा दुश्मन है एक आदमी, और एक आदमी को आप जानते नहीं हो कौन आदमी है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जो आपका दुश्मन रहेगा, मतलब वहाँ पर केस चल रहा रहेगा, वहाँ पर लॉयर रहेगा, आपको सफाई देते रहेगा कि देखो इसने ये किया था, हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो दोनों अपना बता तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर, क्योंकि देखो आप एक आदमी को जानते हो जो आपका दुश्मन है, ठीक है, आपको वो आदमी पसंद नहीं है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आप एक तरह से देखोगे तो उसकी तरफ थोड़ा नेगेटिव तरह, मतलब एक तरह से लिखोगे कि नहीं भैया ये आदमी थोड़ा गलत है, मेरे को भी मालूम है अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आप थोड़ा बायस हो जाओगे, ठीक है। आप देखोगे नहीं कि भैया सही में क्या हुआ है, आप एक तरीके से उस आदमी के खिलाफ में थोड़ा बहुत जाओगे, ठीक है। और वहीं पे मान लो इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि मान लो कि एक आदमी जो है वो आपका कोई पहचान का, मान लो एक आदमी आपका भाई है और दूसरा आदमी को आप पहचानते नहीं हो, ये हो सकता है मान लो दूसरा आपका दुश्मन हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, आप नहीं पहचानते हो, और एक आदमी आपका भाई है, तो आप थोड़ा अपने भाई के फेवर में सारी चीज़ें करोगे। मान लो जो लॉयर रहेगा वो आपको कुछ बोल रहेगा, सर एविडेंस दिखाता हूँ, तो ऐसे टाइम पर आप बोल सकते हैं तो बैठ तो मतलब एविडेंस मत दे, आगे बोलो, दूसरा लॉयर को बोल दे तो तू अभी अपना मुंह बंद रख, पहले इसको बोल लेने दे। मतलब आप चाहोगे कि मतलब वो कम एविडेंस दे ताकि आपका भाई फंसे ना, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से देखो तो इनजस्टिस हो सकता है आपके भाई ने सही में गलती की हो लेकिन आप गलत कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नेचुरल लॉ यही कहता है कि ऐसी गलती ना करें आप। नेचुरल लॉ के बेसिकली प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं कि अगर मान लो कल को ऐसा कुछ हो भी जाता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है और सामने अगर मान लो आपको कोई पहचान का आदमी है, तो आप ऐसा करो कि वो डिसीजन ना लेकर दूसरे किसी को बोल दो कि आप वो डिसीजन लो, ठीक है। आप देखो आप उस बारे में, मान लो आप जज हो तो आप बोलो मैं ये मतलब बेसिकली ये जो कार्रवाई है मैं नहीं करूँगा, दूसरे किसी जज को बोलिए और वो आपकी कार्रवाई करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस आदमी को पहचानता हूँ और मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसी को नेचुरल लॉ बोलते हैं। बेसिकली एक अंदर से सेंस आता है ना भैया ये गलत है या फिर ये सही है, ठीक है, तो उसी को नेचुरल लॉ को प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं। एक रहता है लॉजिकली कि हाँ भाई ये सही चीज़ है और ये गलत होता है, तो वही से ह्यूमन राइट्स को भी लिया गया कि इंसानों के लिए क्या क्या चीज़ें सही होती है, क्या क्या चीज़ें गलत होती है, ठीक है। और ये इन चीज़ों का जो थॉट है वो आपको दिखेगा जो हमारे ग्रीक के जो मतलब नहीं रहते, ग्रीक रोम पीरियड के जो हमारे जितने भी फिलोसॉफर्स रहते थे, जैसे स्पोसिकल्स एंड एरिस्टोटल, ठीक है। आपने एरिस्टोटल का नाम में भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोग गूगल पर सर्च मारोगे तो इसका इमेज दिख जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसका इमेज कहीं तो मैं देखा हूँ, बट आपको मे भी नहीं पता होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो दो लोग थे, एक तरह से राइटर बोल सकते हो, राइटर लोग थे इन लोग, और फिलोसोफर थे, ठीक है। तो इनकी जितने भी राइटिंग्स थी, जितना भी थॉट्स अपने दिखाए थे, तो उसके अंदर आपको नेचुरल लॉ के बारे में दिखाई देगा, नेचुरल लॉ के बारे में क्या क्या विचारधाराएं थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो हमारा जो ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड जो रहता था, ठीक है, ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड बेसिकली उस टाइम को बोला जाता है जब अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो थे, बेसिकली जो हमारा सिकंदर है ना, जो पूरी दुनिया को जीतने वाला था, ठीक है, तो वही जो सिकंदर था ना, जब वो मर गया था तो उसके मरने के बाद ये पीरियड को बोला जाता है ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड, कि मतलब इसको प्योर पीरियड माना जाता है कि भैया अब सिकंदर मर गया, अब मतलब कोई भी मारकाट नहीं हो रही, एकदम मतलब हमारा प्योर हो चुका है, ठीक है, मतलब पवित्र अभी हम लोग। तो उस टाइम के जितने भी स्टॉइक्स रहते थे, स्टॉइक्स का मतलब होता है एक टाइप का संत बोल सकते हो, फिलोसोफर बोल सकते हो, तो वो जो रहते थे उनके अगर विचारधारा को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखते थे। या फिर रोम पीरियड जो रहता था, मतलब बेसिकली ये सब यूरोप साइड के ही थे, तो वहाँ के जो पीरियड रोम पीरियड के जितने भी फिलोसोफर रहते थे, वहाँ के उनकी जो राइटिंग्स है, मतलब उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हुई है या फिर जो भी टेक्स्ट लिखा हो, वहाँ पर आपको ये नेचुरल लॉ के बारे में थोड़ा बहुत दिखाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली वही नेचुरल लॉ के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो जस्टिस के बारे में बताते हैं भैया ये मतलब जो भी राइट है, जो भी सही चीज़ है, ठीक है, चाहे मान लो आपके सामने अपना ही क्यों ना और उसने कोई गलती की है तो आपको उसके साथ इंसाफ करना चाहिए, ठीक है, मतलब सही चीज़ करनी चाहिए, यही नेचुरल लॉ कहता है। तो यही से हमने ह्यूमन राइट्स को भी लिया हुआ है, ओके। उसके बाद देखो 7th जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स आर नेचुरल राइट्स, दे आर नॉट कंफर्मेड अपॉन इंडिविजुअल बाय द स्टेट। इट इज़ to be noted that human rights are recognized by the state but they are independent of a legal system of their existence। मतलब क्या कि देखो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो एक नेचुरल राइट्स होते हैं, यानी अगर मान लो आप एक इंसान हो और अगर आप पैदा हुए हो, ठीक है, भगवान ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, ज़बान दी है, आंखें दी है, तो आपको इसका इस्तेमाल करने का भी हक दिया है भगवान ने, ठीक है। आप अपने पैरों से चल फिर सकते हो, अपनी आंखों से कुछ भी देख सकते हो, अपने मुंह से जो चाहे वो बोल सकते हो, अपने हाथ को जहाँ चाहे हिला डुला सकते हो, ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। तो भगवान ने आपको ये सारी चीज़ें दी है। तो एक तरह से देखोगे तो नेचर ने आपको खुद ही ये सारे एक तरह से राइट्स दे दिए कि आप घूम फिर सकते हो, हमने आपको हाथ पैर दे दिए, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट का मतलब बेसिकली यही है कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये नेचुरल राइट्स होते हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं। लेकिन हमारा जो स्टेट होता है, जो स्टेट का मतलब एक तरह से कह सकते हो जो गवर्नमेंट होती है हमारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बेसिकली स्टेट का मतलब होता है एक टाइप का कि कोई भी जो भी अथॉरिटी का जो बॉडी होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, उसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सबको स्टेट ही बोलते हैं। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट है तो वो बस हमको ये रिकॉग्नाइज कर सकती है, बता सकती है कि आपके पास ये सारे हक है, लेकिन वो ऐसा उनके पास बेसिकली उसका एग्जिस्टेंस का नहीं है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो हक खुद बना कर नहीं देते कि आपके पास ये हम हक दे रहे हैं, ठीक है। वो हक बस बताते हैं कि आप इन हकों का अपना इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आपके पास 10 गाड़ियां हैं तो गवर्नमेंट आपको बस ये बता रहा है कि आप इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो और इन गाड़ियों का आप मत करना, इससे थोड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वही बात हो गई कि आपके पास नेचुरली आपके पास सारे राइट्स है, लेकिन गवर्नमेंट आपको बस ये बताती है कि आप उन कौन से अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट के मतलब हमारा जो स्टेट है वो एक तरीके से हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो स्टेट से एक तरह से इंडिपेंडेंट है, अलग है, ठीक है। उसका एग्जिस्टेंस ही अलग है। बट हमारा जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ हमें बताने का काम करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि आपके पास ये हम राइट्स दे रहे हैं आपको, मतलब इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने इन राइट्स का। ओके, तो ये हमारा 7 कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो 8 और लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है ओरिजिन। मतलब क्या कि देखो अब ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं आखिर ये बने कैसे। देखो आपके दिमाग में भी होगा, देखो ह्यूमन राइट्स है तो स्टार्टिंग में किसके दिमाग में ख्याल आया होगा कि देखो ह्यूमन राइट्स हमें इंसानों को भी हक देने चाहिए, उनको भी हम मतलब जितने भी ह्यूमन्स होते हैं, अब जैसे मान लो पहले के टाइम पे होता था राजा महाराजा, तो लोग लोगों को हक नहीं देते, अपने प्रजा लोग को हक नहीं देते थे किसी भी चीज़ का, ठीक है। सारी चीज़ें उन्हें अपने राजा से पूछ के करनी पड़ती थी, ठीक है। तो आपके दिमाग में आता होगा बेसिकली कि मतलब ये जो ह्यूमन राइट्स है ये सबसे पहले किसके दिमाग में होगा, किसने सबसे पहले अपनी प्रजाओं को, लोगों को राइट्स दिए होंगे कि आपके पास ये घूमने फिरने की आज़ादी है, आपके पास बोलने की आज़ादी है, हम आपको ये सारी आज़ादियाँ दे रहे हैं। तो उसी के ओरिजिन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो बताया गया है, बेसिकली स्टोरी है, तो यहाँ पर मैं रीड नहीं करूँगा पॉइंट, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि देखो ह्यूमन राइट्स जो है, पहली बात तो देखो ये ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही आपको दिखेगा। जैसे अगर आप मान लो हिंदू या फिर मुस्लिम किसी भी अगर रिलीजियस के बुक को पढ़ते हो तो वहाँ पर देखो आपको एक चीज़ दिखेगी, ठीक है, कि देखो भगवान, जैसे अगर आप महाभारत देखे होंगे में भी, तो वहाँ पर देखो महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो मतलब गौरवों की जो माँ रहती है ना, जो आँख में पट्टी बांध के रखती है, तो वो जो रहती है वो मतलब कृष्णा जी को बोलती है कि देखो आपने मेरे सारे 100 के 100 पुत्रों को मार दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर कृष्णा जो रहते हैं वो बोलते हैं कि कौन आपके 100 पुत्र है, ठीक है। वहाँ पर जितने भी लोग मरे थे वो सारे के सारे मैं ही थे, ठीक है। उन सब के सब जितने भी लोग मर रहे थे वो सब के सब मतलब भगवान ही थे, भगवान के रूप ही थे एक टाइप के देखोगे तो यहाँ पर वो बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट कहना क्या चाहते हैं कि देखो जितने भी इंसान है वो सब के सब जो है एक भगवान के रूप ही एक टाइप के देखोगे। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि भैया ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी, सब एक ही आदमी है। मतलब यही हमारा हिंदू या फिर और भी रिलीजियस का अगर बुक देखते हो सब में यही चीज़ बताई जाती है कि मतलब भगवान ने सारे इंसानों को बनाया है। जैसे आप क्रिश्चियनिटी में देखो उसमें क्या बताया जाता है कि भगवान ने 2 लोगों को पैदा किया था, एक इंसान और एक औरत को, और फिर उन दोनों को मिलाकर पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे हुए, ठीक है। कि मतलब एक ही फैमिली से बहुत सारे बच्चे हुए। तो बेसिकली हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो भी हमें यही बताते हैं कि मतलब एक तरह से ये भी यही बता रहे हैं ना कि जितने भी इंसान है सब इक्वल है, सब भगवान के ही बच्चे हैं, ठीक है, सब भगवान के ही लोग हैं। तो भगवान जो है वो हमारे मतलब फादर टाइप के हैं और जितने भी हमारे इंसान लोग हैं वो सब हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, ब्रदर सारे के सारे जितने भी लोग हैं, कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो सारे सबके एक ही समान राइट्स भी मिलने चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी भी होनी चाहिए कि भैया कोई भी किसी के साथ फिर भेदभाव किस बात का, ठीक है। अगर मान लो 4 भाई है तो चारों भाई के साथ फिर इक्वालिटी ही होती है ना। घर में मान लो 4 भाई है तो अगर मान लो घर में रोटी बनती है तो चारों को एक एक रोटी मिलती है, ठीक है, बराबर सारी चीज़ें मिलती है। तो यही बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप ओरिजिनल मतलब हमारे पुराने टाइम में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वहाँ के भी अगर टेक्स्ट को या फिर बुक्स को पढ़ते हो, जैसे रिलीजियस बुक्स है, तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि लोगों को मतलब समानता का हक मिलता है, सबको समान माना जाता था, ठीक है। यही सारी चीज़ आपको वहाँ पर भी जानने को मिलती है। और अगर आप बेसिकली वहाँ पर तो देखोगे एक टाइप का थ्योरी टाइप में रहता था, किताबों बातों में रहती थी। लेकिन अगर आप एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर देखना चाहते हो कि एक रहता है ना कि हाँ भाई मैं सही में एग्रीमेंट साइन करके दे रहा हूँ कि मैं लोगों को ह्यूमन राइट्स दे रहा हूँ, ठीक है, राइट्स बनाकर दे रहा हूँ, तो ये भी एक बार किया गया था, ठीक है। बेसिकली क्या किया गया था, कैसे, तो आपको बताता हूँ। देखो
1215 में, मतलब ईयर जैसा अभी 2022 चल रहा है ना, तो वैसे जब 1215 ईयर चल रहा था तो उस टाइम पर बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक ट्रीटी साइन किया गया था जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो बेसिकली ये एग्रीमेंट था, एक तो कह सकते हो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये इंग्लैंड में साइन की गई थी, ठीक है। क्यों साइन की गई थी, तो देखो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके बारे में पूरा एक डेडिकेटेड ही है, मतलब बेसिकली अगले लेक्चर के अंदर हम यही समझेंगे कि कौन सी किस तरह से इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, तो वहाँ पर मैं आपको मैग्ना कार्टा के बारे में सेपरेटली अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी हम हल्के फुल्की चीज़ें समझ लेते हैं कि देखो 1215 में एक राजा हुआ करते थे इंग्लैंड में जो थे किंग जॉन, ठीक है। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली इनकी फैमिली के बारे में किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी अगले लेक्चर के अंदर। अभी इतना समझो कि किंग जॉन जो थे तो बेसिकली इंग्लैंड के राजा थे। अब हुआ क्या था बेसिकली कि देखो उनके जितने भी लोग थे वो बहुत सारे, बेसिकली होता क्या था कि जो किंग जॉन थे वो उनका पहले उनके जो मतलब माता पिता उनके जो फादर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जीती थी, ठीक है। मतलब फ्रांस से लेकर इंग्लैंड सारी चीज़ें जीती थी, उतनी सारी ज़मीन, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब उनके पास फ्रांस था लेकिन बाद में उन्होंने इंग्लैंड भी जीत लिया था उनके फादर ने, ठीक है। अब हुआ क्या, जब किंग जॉन की जब वो बेसिकली राजा बने ईयर मतलब 1199 में, मतलब बेसिकली अब 12th सेंचुरी खत्म ही होने वाली थी, अब 13th सेंचुरी चालू होने वाली थी। तो उस टाइम पे बेसिकली उन्होंने किंग जॉन राजा बने, और जब वो राजा बने तो उससे कुछ ही सालों बाद उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें हार गई, ठीक है। मतलब फ्रांस पूरा हार गया था, वो खाली इंग्लैंड बचा हुआ था। तो ऐसे टाइम पर क्या कर रहे थे कि देखो अब ज़मीनें बहुत कम बची है और जंग लड़ना था, जिसकी वजह से उनके पास पैसे कम थे। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अब जितने भी हमारे मतलब राज्य में लोग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब रहते हैं ना, एक मतलब रॉयल फैमिली में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, सेनापति हो, वो सारे लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेंगे। जितने भी अमीर लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे। जितने भी लोग हैं मतलब हमारे किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, ठीक है। यही मतलब उनका था। तो किंग जॉन ने बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गए थे। तो हुआ क्या, देखो बहुत सारा टैक्स लेने की वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और अगर कोई विद्रोह करता था कि भैया इतना ज़्यादा टैक्स क्यों ले रहे थे, तो किंग जॉन उनको खल्लास गेम ख़त्म करवा देते थे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से उधर के जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो बैरन्स हो या फिर जो लॉर्ड्स होते, लॉर्ड्स मतलब कि जैसे मंत्री हो गया वो सब, और बैरन्स मतलब जो वहाँ के जितने भी अमीर लोग रहते हैं ना, जैसे सेठ हो गया, कोई भी वहाँ का जमींदार हो गया, वो सारे लोग, ठीक है। तो वो लोगों ने फिर बाद में मतलब ईयर 1215 में वहाँ पर बेसिकली वहाँ के जितने भी लोग थे उस इंग्लैंड के, उन लोगों ने राजा के ऊपर मतलब विद्रोह करने लग गए कि भैया हमको ये राजा नहीं चाहिए, तुम कैसा कर रहे हो, ठीक है। इतना सारा टैक्स कौन लेता है हमारे, और कोई अगर मान लो विद्रोह करता है तो तुम ऐसा ऐसा करते हो। तो जितने भी लोग थे सब मतलब बगावत करने लग गए, जिसके बाद किंग जॉन को लगा कि भैया अब अगर कुछ नहीं किया तो ये तो मतलब गए हम तो, ठीक है। मतलब लोग ऐसे ही मार डालेंगे और ताज भी जाएगा, राजा भी हट से भी हटेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत डर कर उन्होंने क्या किया कि एक बेसिकली लेक था, कौन सा लेक था, तो बेसिकली इंग्लैंड जो है बेसिकली जो लंदन है हमारा, उसके अगर देखोगे तो 20 मील दूर एक लेक है, जहाँ पर सामने एक रनीमीड मेडो है, बेसिकली जगह का नाम है। तो उस जगह को वहाँ पर ही बेसिकली थेमस रिवर का नाम था, थेमस, ठीक है। तो उस रिवर के सामने ही बेसिकली एक रनीमेड मेडो नाम का एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक ट्रीटी साइन की, एक कह सकते हो डॉक्यूमेंट साइन की, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। इस मैग्ना कार्टा के अंदर बेसिकली 60 क्लॉजेस थे, जिसके अंदर बताए गए थे कि हम लोगों हमारे मतलब इंग्लैंड के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको ये सारे हक दे रहे हैं कि भैया आपके पास लिबर्टी का राइट्स हम दे रहे, आपको घूमने फिरने की आज़ादी दे रहे, आपको जीने का आज़ादी दे रहे, आपको अब टैक्स कम देना होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। और मेन चीज़ यही थी टैक्सेशन से ऊपर, ठीक है। बट उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रिलेटेड थी ह्यूमन राइट्स से, ठीक है। भैया अब हम आपको ये सारे हक दे रहे, आपको घूमने फिरने की आज़ादी, आपको जीने की आज़ादी, आपको प्रॉपर्टी की आज़ादी है, मतलब बहुत सारे हक दे दिए गए थे। तो यही सारी चीज़ें की गई थी। तो बेसिकली देखोगे तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई ह्यूमन राइट्स को एक फॉर्मेलिटी करके लीगली लोगों को देने का काम, ठीक है, कि भैया राजा है और वो लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स दे रहा है एक लिखत में, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मैग्ना कार्टा से। तो बेसिकली यही इसका ओरिजिन एक तरह से माना जाता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पर मे भी आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए होंगे ह्यूमन राइट्स के। अब अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और समझ सके सारी चीज़ों को। एंड देखो अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पे फॉलो कर दो, वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर चेकआउट आप कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।